बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग एम डी कैट 2022 का सिंध का पेपर जो कि DUHS ने लिया था उसको फिजिक्स वाला पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। बायोलॉजी और केमिस्ट्री का पार्ट भी हमने अपलोड कर दिया है, वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैंने दे दिए हैं। चलिए जी पहले पढ़ते हैं। थोड़ा सा ब्लर है लेकिन मैं आपको बता दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। व्हेन डिफरेंट रेजिस्टर आर कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। अच्छा जी सही है, कह रहे हैं कि डिफरेंट रेजिस्टर आपने कनेक्ट कर दिए टर्मिनल ऑफ द बैटरी पे। सही है, एक बैटरी है आपके पास, उसमें आपने कुछ रेजिस्टर कनेक्ट कर दिए। अच्छा जी पहला ऑप्शन क्या है, बोथ EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, चेंजेस। और उसके बाद नेक्स्ट है बोथ EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंट चेंजेस। अच्छा पहले में सेम है, दूसरे में चेंजेस है। तीसरे में है इट्स EMF चेंजेस बट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन द सेम। अच्छा जी, डी में क्या है, बोथ EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स द सेम। और लास्ट वाले में क्या है, इट्स EMF रिमेन द सेम बट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चेंजेस। अच्छा जी चले मैं हम इसके आंसर दे जाते हैं। देखिए अगर आपके पास कोई बैटरी है, देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है E = V+IR। अब जो EMF का ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, अब उसमें आपके पास जो ये V होता है ना, ये आपके पास क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज होता है, जिसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, ठीक है। और ई जो है आपकी EMF है। अब EMF जो है वो आपकी क्या है, सेम रहेगी, EMF आपकी चेंज नहीं होती। आपके पास जी कितने भी मतलब कि वोल्ट की बैटरी है तो आपकी उतनी ही वोल्ट की बैटरी रहेगी, आपकी EMF चेंज नहीं होगी। हाँ उसकी जो है इंटरनल रेसिस्टेंस की वजह से क्या है, उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना वो चेंज हो जाता है। आपने V+IR IR पढ़ा है, तो उसमें IR जो है स्मॉल आर, जो स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। तो उसकी वजह से क्या हमारे पास क्या है, ये जो हमारा V जो होता है टर्मिनल वोल्टेज, जिसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, ये हमारा चेंज होता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, इट्स EMF रिमेन द सेम बट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चेंजेस। तो जब रेसिस्टर हम लगाएंगे उससे हमारा EMF तो सेम रहेगा, लेकिन हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसमें फ़र्क आ सकता है। तो ऑप्शन ही इज़ योर राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन फॉर पेयर प्रोडक्शन इज। देखिए ये आपको पता है पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, जो उसमें क्या होता है, एक फोटोन है जो आपके पास क्या करता है, प्रोड्यूस करेगा आपके पास इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का पेयर। अब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन क्या है, एक दूसरे के एंटी पार्टिकल हैं, बस फ़र्क ये है दोनों में चार्ज का फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अब उनके लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कितनी होती है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वही बात है कि आपके पास वही जो रेस्ट मास है जो इलेक्ट्रॉन का और जो आपके पास पॉजिट्रॉन का, वो 0.51 है। अब दोनों को जब हम ऐड करेंगे ना, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको आपको यूनिट भी याद रखना है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द मैथमेटिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग फैराडेज लॉ इज। आपने क्या पढ़ा है, फैराडेज लॉ पढ़ा है। फैराडेज लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है, आपके पास EMF है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है N के, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स के, और उसके बाद ये भी कहता है कि EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी की। अब डेल्टा फाई क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से, ये जो आपके पास ये है ये क्या कहलाता है, आपके पास क्या कहलाता है, चेंज ऑफ फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। ये आपके पास चेंज ऑफ फ्लक्स कहलाएगा। अब देखिए ये, अब हम इसको जब कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, ये आपके पास क्या होगा, E = आपके पास क्या होगा, -N डेल्टा फाई और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। जब हम इसको हटाएंगे तो हमारे पास ये आएगा। अब देखें आप बोलेंगे कि यहाँ पे आपके पास माइनस साइन क्यों है, देखें आपने उसके बाद फैराडेज लॉ पढ़ा है, फिर आपने लेंज़ेस लॉ पढ़ा है। लेंज़ेस लॉ यही कहता है ना कि इंड्यूस करंट क्या होगा, कि अपोज करेगा, जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको अपोज करता है, तो इसी की वजह से क्या आएगा आपके पास, ये माइनस का साइन आएगा। तो ये आपके, हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शन में जो ये आ रहा है वही हमारा आंसर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में आपका है E = -N डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो ये बी ऑप्शन आपका सही है। अच्छा जी 126 पढ़ते हैं, अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक स्किड्स बिकॉज। अच्छा जी क्या कह रहे हैं, एक साइक्लिस्ट है, एक कोई भी, जैसे समझ लें आप साइकिल चला रहे हैं और सर्कुलर ट्रैक पे आप चला रहे हैं, गोल सा ट्रैक है, उसके बाद आप फिसलते हैं, फिसलते हैं भाई क्यों फिसलते हैं, तो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा जी,
ऑप्शन बी में है द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर दैन द रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स। ऑप्शन सी में है द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑपोजिट टू द सेंटीपिटल फोर्स। ऑप्शन डी में है द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स। एंड ऑप्शन ई द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स। अच्छा जी, हम बात करते हैं कि जब भी आप कभी रोड वगैरह पे साइकिल वगैरह चला रहे हो तो आपने देखा होगा आपके जो टायर्स होते हैं ना उन पे ना डिज़ाइंस बने हुए होते हैं, उनके अंदर ना गैप्स होता है, डिज़ाइन के अंदर ना गैप्स होता है। तो उस गैप्स की वजह से क्या होता है, वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि फ्रिक्शन हो रोड के साथ, ताकि गाड़ी आपकी सही चले, फिसले ना। अगर उन पे टायर्स पे डिज़ाइन नहीं होंगे ना, प्लेन प्लेन टायर बनाएंगे तो ज़्यादा ये होगा कि फ्रिक्शन नहीं मिलेगी गाड़ी को, तो उससे गाड़ी फिसल सकती है। तो यही बात है कि जब आपकी गाड़ी किसी सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है तो जाहिर सी बात है वो सेंटीपिटल मतलब कि उसमें फोर्स लग रही है, तो आपके पास क्या है, सेंटीपिटल फोर्स है, तो वो भी लग रही है उस पर, और जो फ्रिक्शनल फोर्स उसको दी जा रही है वो टायर की वजह से हो रही है। तो जब आप फिसले हैं तो किस वजह से फिसले हैं, इसका मतलब यही होना कि आपकी टायर की जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम हो गई है सेंट्रीपिटल फोर्स से। तो यहाँ पे ऑप्शन ई में देखें, द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स। बिल्कुल सही बात है, आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी जो आपको सेंटीपिटल फोर्स रिक्वायर है उससे। तो ऑप्शन ई इज योर आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट एंड फॉल्स फ्रीली, इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड विल बी। पास कोई भी बॉडी है, आपने उसको किसी भी हाइट से उसको गिरा दिया, क्या कर रही है वो, फॉल्स फ्रीली फॉल कर रही है। तो क्या कह रहे हैं, उसकी आपने क्या बनानी है, हाइट बतानी है 5 सेकेंड के बाद। 5 सेकेंड के बाद आपने उसकी हाइट बतानी है। तो क्या हम फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ई टी। अब देखें, कोई भी बॉडी जहाँ से भी फॉल करेगी तो पहले क्या होगी, वो रेस्ट में होगी, ये तो आप जानते हैं ना, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होगी। हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, सॉरी हमें वेलोसिटी निकालनी है, मैंने हाइट बोल दिया। तो हमें वेलोसिटी निकालनी है, वी एफ लगाएंगे, वी आई 0 हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखेंगे, इसको हटा देंगे, तो क्या होगा 80। अब एक्स ये क्या है, ए क्या है, आपके पास ग्रेविटी के बराबर है, तो वी एफ इज इक्वल टू ग्रेविटी कितनी है, जी है, जी की वैल्यू कितनी है 9.8 ले लें या 10 ले लें, 10 से इजी हो जाएगा, 10 इंटू 5, तो आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड। आपके यहाँ पे आंसर देखें, ऑप्शन ई में 49 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, हमारा 50 आ रहा है, अगर हम 9.8 से लेते तो यही आता हमारा, तो इसके करीब करीब है 50, तो ऑप्शन ई इज़ योर आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, टू ट्रांसवर्स ट्रैवलिंग वेव्स आर प्रेजेंटेड बाय दीज इक्वेशन। देखिए मैं आपको आपकी दो इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहली इक्वेशन क्या है, y1 इज इक्वल टू ए नॉट, उसके बाद साइन लिखा हुआ है, और उसके बाद क्या है के एक्स माइनस ओमेगा टी, सही है। अब y2 क्या है, ए नॉट है, उसके बाद आप साइन लिखेंगे, के एक्स है माइनस ओमेगा टी, और उसके बाद आपके पास क्या है, ये आपके पास फाई, ये आपके पास इसके एडिशन है। तो देखें इक्वेशन दोनों सेम है, बस ये हमारे पास इसका डिफरेंस आ रहा है। देखें ए नॉट क्या है, ए नॉट आप क्या आ गया एम्पलीट्यूड, हम इसको एम्पलीट्यूड को कह लेंगे, और आपके पास ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी में आ गया, ठीक है। और देखिए इस चीज़ का फ़र्क है, ये क्या है, ये आपको पता होगा, इस साइन को हम क्या कहते हैं, फाई कहते हैं। ये आपके पास क्या कहलाता है, ये आपके पास वेव में फेस कांस्टेंट इसको हम कहते हैं। तो फेस आपके पास किसका डिफरेंस आ रहा है इन दोनों इक्वेशन में, एम्पलीट्यूड भी हमें दिया हुआ है, देखें यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी है, तो इस चीज़ का डिफरेंस देख के ही पता चल रहा है ये क्या है, हमारे पास फेस का डिफरेंस हमारे पास शो कर रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा, फेस। तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी फेस। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, इन इक्वेशन ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, उसके बाद है नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट। अच्छा जी, इससे ये आपके पास इक्वेशन क्या है, ई क्या है आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, वी पोटेंशियल डिफरेंस, और आर क्या है रेडियस या फिर हम डिस्टेंस को इसको कह लेंगे। तो क्या कह रहे हैं इसमें, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ई पॉइंट्स टूवर्ड इंक्रीजिंग वी, तो बी में पढ़ते हैं ई पॉइंट्स टूवर्ड डिक्रीजिंग वी, is perpendicular to V, is parallel to V, is opposite to V। तो ये आपके पास क्या है, E points toward decreasing V, क्योंकि ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, डिक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज होता तो यहाँ पे कोई साइन नहीं होता, मतलब कि पॉजिटिव होता। तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द पाथ ऑफ अ न्यूट्रॉन मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर आपने एक न्यूट्रॉन को फेंक दिया,
फेंक दिया मतलब कि छोड़ दिया, एक ही बात है। तो उसमें उसका पाथ क्या होगा सर? ऑप्शन ए में कर्व, ऑप्शन बी में स्ट्रेट लाइन, सी में सर्कल, डी में इलिप्स, सी और ई में है पैराबोला पाथ। तो क्या कह रहे हैं, न्यूट्रॉन। देखें न्यूट्रॉन को आपको देख के ही बस पता चला, न्यूट्रॉन क्या है, आपके पास उस पर कोई चार्ज ही नहीं होता। जब उस पर कोई चार्ज ही नहीं होगा तो उस पर कोई फील्ड एक्ट ही नहीं करेगी, उस पर जब एक्ट नहीं करेगी तो उसका पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। उसके उससे लोग मिलने आएंगे, जैसे कि समझ लें वहाँ पे जो फील्ड है, फील्ड में से लोग उससे मिलने आए कि भाई आ जाओ हमारे पास आ जाओ। एक बोलेगा हमारे पास आ जाओ राइट साइड में, एक बोलेगा हम लेफ्ट साइड में आ जाओ। न्यूट्रॉन साहब वो बोलेंगे नहीं भाई हमें तो कहीं नहीं जाना, हम बिल्कुल न्यूट्रल होके सीधा सीधा बस निकल जाएंगे। न्यूट्रॉन साहब किसी की भी बात नहीं सुनेंगे, स्ट्रेट लाइन में मैग्नेटिक फील्ड में निकल जाएंगे। तो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे पास 131। A battery of EMF E has an internal resistance R. If current I is drawn, then terminal potential VR is given by। क्या पूछ रहे हैं, V पूछ रहे हैं। आपने अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि EMF किसके बराबर होगा, V प्लस IR के बराबर होगा। E क्या है, EMF है, V क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये स्मॉल r क्या है आपके पास, इंटरनल रेसिस्टेंस है। तो हमें V1 निकालना है, उन्होंने बोला V1 निकालना है, तो ये IR उधर चले जाएगा, तो ये V1 आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा E माइनस IR के आपके पास बराबर होगा। तो ये क्या है, करंट ड्रॉन है। करंट ड्रॉन के बारे में पूछा है। अगर चार्जिंग पूछते, अगर आपके पास कह रहे हैं कि ये करंट हमने निकाल लिया, अगर वो पूछते चार्ज हो रहा है, तो आपके पास ये वाला आपके पास आंसर होता V प्लस IR। तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका बी आपका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। द इंस्टेंटेनियस EMF जनरेटेड बाय अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर इज रिटन एज। इंस्टेंटेनियस EMF जनरेटेड बाय अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। आपने AC जनरेटर का आपने टॉपिक पढ़ा होगा अपनी बुक में। तो AC जनरेटर में उसमें एक फॉर्मूला है, उसकी ईजी ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। EMF आपके पास किसके बराबर है, नवाब साहब के बराबर है। किसके बराबर है, नवाब साहब। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, नवाब साहब के बराबर है। और उसके बाद हम आगे क्या लिख रहे हैं, W साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये आपके पास इसका है नवाब साहब और साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी होता है कैसा। ये देखिए यहाँ पे आपका आंसर क्या है, ऑप्शन बी। तो उसमें BNA ओमेगा साइन ओमेगा टी, बिल्कुल सही ऑप्शन बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। A bullet is fired horizontally with 20 meter per second. In the absence of air friction, its horizontal velocity after 2 seconds will be। देखिए आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है, उसमें आपने ये बात तो बार बार सुनी होगी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, सेम रहती है। तो आपके पास आंसर क्या होगा, 20 मीटर पर सेकंड। जब भी आपसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूछ लेना आपसे प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो आपने वही आंसर लगाना है। बुलेट इज फायर हॉरिजॉन्टली फायर की है, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब कि कांस्टेंट रहेंगी, चेंज नहीं होगी, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगी ना। इस वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन कहलाती है। एक्सेलरेशन ही जब नहीं होगी तो वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट रहेगी, ऑप्शन ई। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इफ रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन इज RH, देन वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द फर्स्ट लाइन इन लाइमन सीरीज इज। आपके पास आपने जो है लैम्डा निकालना है लाइमन सीरीज के लिए, फर्स्ट लाइन के लिए। अच्छा जी, आपको पता है ये क्या है आपके पास, ये आपके पास कहलाता है लोअर एनर्जी स्टेट कहलाता है, और ये क्या कहलाता है आपके पास, हायर एनर्जी स्टेट। अब लाइमन सीरीज के लिए लोअर एनर्जी स्टेट आपके पास क्या है, 1 है, और उन्होंने फर्स्ट लाइन का पूछा है, फर्स्ट एनर्जी स्टेट का तो 1 है। अब देखें आपके पास रिडबर्ग कांस्टेंट की जो आपके पास वो वेव नंबर का फॉर्मूला है, उससे हमारे पास रिडबर्ग कांस्टेंट जिसका फॉर्मूला क्या है, 1/λ इज इक्वल टू RH, और उसके बाद आपके पास क्या है, 1/NF स्क्वायर माइनस 1/NI का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे वैल्यूज ऐड करेंगे। 1/λ इज इक्वल टू RH, और 1/NF का स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, NI का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, ये देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने LCM इसको निकाल लेना है। LCM निकालेंगे तो क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये यहाँ पे चले जाएगा, या सिंपली आप इसको इस तरह से भी LCM निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा, यहाँ पे 1/λ इज इक्वल टू RH, और आपके पास ये क्या हो जाए, 4 माइनस 1/4। तो ये आपके पास क्या आएगी यहाँ पे इसकी वैल्यू, ये देखें 1/λ
आर एच इज इक्वल टू 3/4। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू चाहिए। अब क्या करेंगे, मैं इसको इन्वर्स कर दूंगा ना, रेसिप्रोकल कर देना, तो लैम्डा इज इक्वल टू, तो ये क्या होगा आपके पास 4, उसके बाद आपके पास क्या होगा 3 RH, 4/3 RH। हमारा यहाँ पे आंसर देख लें, ऑप्शन डी में है 4/3 RH। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू इट्स मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा जी, क्या है इजी, आपने एक डेरिवेशन पढ़ी है Cp माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। उसमें हम ये पढ़ते थे कि Cp हमेशा क्या है, ग्रेटर है Cv से। Cv क्या है आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आप देखें यहाँ पे रेशियो पूछ रहे हैं, रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। Cp ऊपर आएगा और Cv क्या है आपके पास नीचे आएगा, तो इनके पास जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होगा आपके पास, ग्रेटर देन 1 होगा। क्योंकि ये बात है जब आपके पास क्या होता है, आपका जो Cp है जो आपका कहाँ पे आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है और Cv डिनोमिनेटर में। तो जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, जब न्यूमिनेटर आपके पास कोई चीज़ में बड़ी वैल्यू हो, तो आपके पास जो उनका रेशियो जो आएगा वो हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इफ मास एंड स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल द काइनेटिक एनर्जी विल बी। क्या कह रहे हैं, आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, किसके बराबर होता है, हाफ mv स्क्वायर। अच्छा जी, अब उसमें क्या कह रहे हैं, आपको क्या कह रहे हैं, मास को भी आपने डबल कर दिया ना, वेलोसिटी को भी डबल कर देना, तो क्या होगा आपके पास फॉर्मूला देखें, ये आपके पास बराबर होगा हाफ इंटू सॉरी 2m इंटू 2v का होल स्क्वायर। सही है ना, सही लिख रहा हूँ। अब देखें, मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ, ये मैंने लिख दिया हाफ mv का स्क्वायर, और मैंने इस वाले जो पोर्शन है ना, इस t को और इस 2 को मैंने अलग दे दिया, ये 2 और ये 2 का स्क्वायर मतलब कि 4 है, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा आपके पास। और ये वाला फैक्टर आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी आपके पास, 8 टाइम्स हो जाएगी। देख लीजिए यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन है 8 टाइम्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग अपना, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू यूनिफॉर्मली अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट इज। अच्छा जी, ये क्या है, गॉसेस लॉ की आपके पास एप्लीकेशन है, उसमें आपने 3 एप्लीकेशन आपने पढ़ी होंगी। उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ शीट ऑफ चार्ज, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट, और इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। 3 आपने एप्लीकेशन पढ़ी हैं। अब एक एप्लीकेशन क्या है, उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन 2 यूनिफॉर्मली, ये आपने याद रखना है, 2 यूनिफॉर्मली ऑपोजिटली चार्ज प्लेट, तो उनके आपके पास किसके बराबर होगा, आपके पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अगर ये आपसे सिंगल की बात करते तो क्या होगा आपके पास, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन 2 की बात करेंगे तो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, E1 प्लस E2 कर देंगे, तो क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास क्या होगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास से जब दो सॉरी जब 2 यूनिफॉर्मली अपोजिटली चार्ज प्लेट आपके पास होंगी, तो आपके पास ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अ बॉक्स ऑफ मास 6 kg स्लाइड विद स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड across a frictionless floor. It suddenly explodes into 2 pieces. One placed with mass 2 kg moves in the same direction with the speed v1 8 meter per second. The velocity of the second place, अच्छा सेकंड पीस होगा, सेकंड पीस इज। यहाँ पर देख के ही पता चल रहा है आपके पास एक मास है जो उसका पहले कितने केजी का है, आपके पास 6 केजी का, ये समझ लेंगे आपके पास एक मास है, कितनी वेलोसिटी उसका 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। फिर देख रहे हैं क्या हो, बाद में क्या हुआ, वो 2 पीसीस में कन्वर्ट हो गया। तो किससे लग रहा है रिलेटेड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ही रिलेटेड लग रहा है। तो सिंपल क्या है, फॉर्मूला लगाएंगे m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन m1v1 प्लस m2v2। अब देखिए यहाँ पर ये बात रखिए कि दूसरा वाला मास तो पहले था ही नहीं, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, मास ही इसका 0 तो वेलोसिटी भी 0, इसको ऐसे ही हटा दें। तो m1v1 हमें करना है, m1 हमारे पास क्या है 6 kg था और उसकी वेलोसिटी कितनी थी 4 थी, तो 6 4 क्या होगा 24 हो जाएगा।
और उसका आफ्टर कोलिजन m1 हमारा क्या था, हमारे पास m1 दिया हुआ है 4 kg है, और उसकी v1 कितनी दी हुई है, 8 दी हुई है हमें, ठीक है। और उसके बाद m2 देखें, पहले 6 kg था, उसके बाद हमारा क्या है हमारा जो m1 जो है वो हमारा कितना है, सॉरी 2 kg है, हमारा m1 2 kg है। और हमें क्या नाम है 6 kg में से 2 निकालेंगे तो बाद में जो दूसरा मास होगा वो कितना होगा, 4 का ही होगा ना, क्योंकि पहले 6 था, 2 पीसेस में एक्सप्लोड हुआ, एक 2 kg का और एक 4 kg का, सही है। और हमें क्या निकालनी है, इसकी V2 हमें निकालनी है। तो चलिए 24 है, 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा प्लस और 4 V2, 16 इस साइड पे है तो क्या है यहाँ पे प्लस में है, ये प्लस है मतलब कोई साइन नहीं, प्लस में तो उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 24 माइनस 16 इज इक्वल टू 4V2। अब देखें 16 माइनस 24 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का 8 आएगा, क्योंकि बड़े नंबर का साइन 24 बड़ा है। 8 इंटू 4V2, क्या करेंगे, इसको 4 को इधर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, या आपके पास 8 डिवाइडेड बाई 4 V2 आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 2 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास आंसर है। यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पढ़ते हैं द इंटेंसिटी लेवल, साउंड लेवल ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी। अच्छा जी, फेंटेस्ट मतलब कि बहुत ही कम साउंड हो, जो बिल्कुल ना सुनने के काबिल हो, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी भाई, जाहिर सी बात है जब सुना ही नहीं जाएगा तो इंटेंसिटी उसकी 0 डेसिबल के बराबर ही होगी। ऑप्शन बी इज योर आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इफ 2 माइक्रोफैरेड एंड 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी। दो कैपेसिटेंस है आपके पास, C1 क्या है 2 माइक्रोफैरेड की और C2 क्या है आपके पास 4 माइक्रोफैरेड की। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उनकी निकालनी है, उसको हम C से डिनोट कर देंगे। देखिए सीरीज में अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो क्या होगा हमारे पास 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट, उसके बाद 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, ऐसे हम लोग इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो क्या है 1 अपॉन C1 क्या है 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4। एलसीएम निकालना है, सिंपल है, 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा, नीचे वाले जो होंगे उनको आपने क्या करना है, जो आपके पास डिनोमिनेटर होंगे उनको मल्टीप्लाई कर दे, 4 2 ज़ा 8, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिंपली कर दे 4 और प्लस 2, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 8 इंटू आपके पास क्या होगा, ये 4 2 ज़ा 8 और उसके बाद ये 4 प्लस 2 सॉरी ये आपके पास 6 होगा, 6 अपॉन 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये आपने नहीं लिखना, क्योंकि ये आपके पास 1 अपॉन सी है, इसको भी आपने इन्वर्स कर देना है। इन्वर्स कर देंगे तो क्या होगा आपके पास सी आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 8/6 आपके पास हो जाएगा। देखिए अब मैं इसको क्या मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8, मैंने इनको अब क्या करूँगा डिवाइड करूँगा, तो क्या होगा 4 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या होगा 3, तो होगा आपके पास 3 1 ज़ा 3 और उसके बाद आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आप 3 लिखेंगे और आपका 1 कैरी और पॉइंट लगाएंगे तो क्या होगा 3 3 ज़ा 9, तो आपके पास क्या होगा 1.33, ऐसे ही कुछ आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 1.33 माइक्रोफैरेड। नेक्स्ट पढ़ते हैं द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अच्छा जी, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ सबसे जो हमारे पास है वो बिल्कुल बेहतरीन वाला, वो क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। पैर प्रोडक्शन, कॉम्पटन इफेक्ट ये है, लेकिन ये वेरीफाई करते हैं, लेकिन जो सबसे हमारा अच्छा जो प्रूफ है ना, बिल्कुल सही, बिल्कुल मतलब कि वैलिड प्रूफ है, वो आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेसिपेटेड एज हीट इन अ रेसिस्टर इज। यहाँ पर आपने पावर डेसिपेटर्स इन रेसिस्टर जो है इसका फॉर्मूला पढ़ा है, वो आपके पास किसके बराबर होता है, P इंटू वी वाई, सॉरी वी आई। तो हमें एनर्जी का पूछना है, एनर्जी डेसिपेशन, तो एनर्जी का पूछे। देखिए आपको पता है पावर आपके पास किसके बराबर होती है, वर्क ओवर टाइम के। अब मैं इसको टाइम को उधर ले जाऊंगा तो वर्क किसके बराबर होगा, पावर इंटू टी। वर्क किसके बराबर होता है, एनर्जी के बराबर होता है, बिल्कुल सही है, तो वो किसके बराबर होगा, पावर इंटू टी। अब हमें एनर्जी का निकालना है, तो देखिए मैं यहाँ पे लिख दूँ एनर्जी इंटू पावर इंटू टी। अब ठीक है अब यहाँ पे देख लीजिए, P की जगह मैं वी आई लिख सकता हूँ, बिल्कुल बोलेंगे आप लोग हाँ लिख सकते हैं, तो मैंने इसकी जगह वी आई लिख दिया इंटू टी। अब देखें एनर्जी डेसिपेशन का फॉर्मूला है, अब देखें V आपके पास किसके बराबर होगा, ओम्स लॉ के बराबर है। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू
आई आर होता है, सही है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, आई आर लिख दूंगा, इंटू आई लिख दूंगा, और उसके बाद क्या है, इंटू आपके पास टी है। तो आई इंटू आई क्या होगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। तो आई स्क्वायर आर टी, तो क्या होगा आपका आंसर, आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन डी में आपका आई स्क्वायर आर टी, ये आपका आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, 1 किलोवाट हार इज इक्वल टू, 1 किलोवाट हार हमारे पास किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन ऐसा है ही नहीं। ऑप्शन डी में देखें 36 इंटू -5 नहीं है, ऑप्शन ई में है 36 इंटू 10⁻⁵ जूल, ये हो सकता है। क्योंकि देखिए 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल है। अब क्या करेंगे हम उसको, 3.6 है ना, उसको हमने राइट साइड में पावर में लेके गए, राइट साइड में लेके गए, मैंने आपको पहले बताया है पावर में माइनस आएगा। तो क्या होगा, एक पावर को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 36 इंटू 10�5 जूल, ऑप्शन ई। अच्छा जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं, यूनिट जूल पर कूलम इज इक्वल टू। अच्छा जी, क्योंकि हमारी स्लाइड में वो पेपर क्वेश्चन नहीं थे तो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। जूल पर कूलम आपके पास किसके बराबर है, देखें आपने क्या पढ़ा है, वोल्ट पढ़ा है। वोल्ट का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क का यूनिट क्या है, जूल है, और चार्ज का यूनिट कूलम। तो ये आपके पास किसके बराबर होगा, वोल्ट के बराबर होगा है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके द रेट ऑफ डिस्टिंग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अच्छा जी, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके में जो रेट ऑफ डिस्टिंग्रेशन है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट होंगे। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, द एडी करंट लॉस इन अ ट्रांसफॉर्मर कैन बी रिड्यूस बाय। अच्छा जी, ट्रांसफॉर्मर की बात करें उसमें एडी करंट जो होता है, लॉस होता है, वो हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो हमने एक बात की थी कि उसमें लैमिनेशन हम लोग करते हैं, लैमिनेटिंग। तो क्या होगा आपके ऑप्शन ई में है, यूजिंग लैमिनेटेड आयरन कोर की लैमिनेशन हम लोग करते हैं। तो इंसुलेटिंग लेयर होती है, तो उससे क्या होता है, ये हम लोग जो एडी करंट का जो होता है ना, हम इसका लॉस कम कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज योर आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। अच्छा जी, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पूछा है, सिंपल है, यू इक्वल्स टू क्या है, माइनस, और जी आएगा मतलब कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसके बाद क्या होगा, एम आएगा, उसके बाद मास ऑफ अर्थ आएगा, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आप देख लीजिए, आपका जी एम, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है, क्योंकि उसमें माइनस का साइन है। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द स्पीड ऑफ अ फोटोन इन फ्री स्पेस इज। स्पीड ऑफ अ फोटोन इन फ्री स्पेस, देखें आपने मैक्सवेल साहब का एक फॉर्मूला उन्होंने बताया है, उनका फॉर्मूला क्या है, सी इज इक्वल टू आपके पास क्या है, √1/μ0 होगा आपके पास, और एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट क्या है आपके पास, क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, सही है। तो ये आपके पास क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। और एप्सिलॉन नॉट आपने जो कूलम्स लॉ में भी देखा है, के की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है, आपने पढ़ा है कूलम्स लॉ में। ये क्या होता है आपके पास, ये है परमिएबिलिटी, ये क्या है, परमिटिविटी। अब इसमें डिफरेंस क्या है, ये आपके पास मैग्नेटिज्म में यूज होता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी में। अगर इलेक्ट्रिक की बात करें तो ये परमिटिविटी है, और ये मैग्नेटिक की बात करें तो परमिबिलिटी, मतलब कि कोई भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किस तरह से पास कर रही है, कितनी उनको मुश्किल हो रही है, आसानी हो रही है, वही बात सारी इसमें आ जाती है। तो वो तो एक लेक्चर है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये परमिटिविटी वही हो गई जो उसकी बात है, ये इलेक्ट्रिक उसमें है, इलेक्ट्रिक लाइन्स के बारे में। तो यही हमारे पास फॉर्मूला है, उन्होंने मैक्सवेल साहब ने हमें यही फॉर्मूला बनाया था, और उससे हमने क्या है, स्पीड ऑफ लाइट जो हमने निकाली थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, अ चार्ज क्यू इज मूविंग विद वेलोसिटी v पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड v, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज क्यू इज गिवन बाय। अच्छा जी, क्या है इसमें फॉर्मूला आपको पता है, इजी है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। लेकिन देखें बात क्या कर रहे हैं, पैरेलल है, पैरेलल मतलब साइन जीरो है, साइन 0 डिग्री कितना होता है आपका, 0 के बराबर होता है। अगर परपेंडिकुलर की बात करते हैं ना साइन 90 की, तो वो आपके पास क्या होता है, साइन 91 के बराबर है। पैरेलल की बात कर रहे हैं तो 0 है, आपकी फोर्स भी क्या होगी, 0, ऑप्शन डी इज योर आंसर। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट पढ़ते हैं, रेजिस्टर ऑफ 5 ohms एंड 10 ohms आर कनेक्टेड पैरेलल
if the potential difference in अच्छा जी potential difference across 5 ohm resistor is 20 volt then current through 10 ohm resistor will be। देखिए क्या बात कर रहे हैं, पैरेलल की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि पैरेलल में है तो आपके पास वोल्टेज कितना है 5 ohms के दरमियान कितना है 20 वोल्ट का, तो 10 ohms के दरमियान भी 20 वोल्ट का ही होगा आपके पास। तो आपके पास देखें आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो सिंपल आप फॉर्मूला लगाएंगे V इजिकल टू आई आर। करंट आपको चाहिए तो वोल्टेज कितना है 20 और रेजिस्टेंस आपके पास कितनी है 10, जीरो से जीरो कैंसिल, आंसर क्या होगा 2 एम्पियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं A helicopter of 8 W is ascending with zero acceleration. The upward force F on it is। ना आपके पास एक हेलीकॉप्टर है तो वो क्या कर रहा है आपके पास असेंडिंग विद जीरो एक्सेलरेशन, तो उसकी एक्सेलरेशन नहीं यानी कि कोई उसको फोर्स नहीं लग रही ना, कि जो एक हम बात कर लें कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रही, तो असेंडिंग विद जीरो एक्सेलरेशन जीरो एक्सेलरेशन से असेंड कर रहा है। तो देखिए जब ऊपर जाएगा तो उसकी फोर्स वो ऊपर लगा रहा है, एक ही फोर्स उसको नीचे एक्ट करेगी तो क्या होगा वो उसका वेट होगा। देखिए जब आपके पास कोई फोर्स उस पर एक्ट ही नहीं कर रही है, एक्सेलरेशन जो है अनबैलेंस फोर्स है, तो ये आपके पास दोनों फोर्सेस बराबर नहीं हो जाएंगी, फोर्स उसकी किसके बराबर हो जाएगी, ऊपर वाली जो ऊपर लगा रहा है उसके वेट के बराबर हो जाएगी, तो F इजिकल टू W। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी, फोर्स इज इक्वल टू वेट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, साउंड वेव ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड रिमेन्स अनचेंज। अच्छा जी आपके पास एक साउंड वेव है और आपके पास एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना है, उसकी क्या चीज़ जो है आपके पास चेंज नहीं होगी, एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा, उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, पिच नहीं चेंज होगी, क्वालिटी चेंज होगी, वेवलेंथ भी चेंज होगी। पिच क्यों नहीं चेंज होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है पिच जो है हमारे पास डायरेक्टली रिलेटेड है फ्रीक्वेंसी से। पिच क्या है, एक तरह से वही है जैसे हम कहते हैं ना कि वुमेन्स की हमारे पास जो औरतों की होती है पिच ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी आवाज़ जो है ज़्यादा बारीक होती है, और जो मैन की होती है वो उसकी पिच कम होती है अमूमन। तो ऑप्शन सी इज़ योर आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, फॉर एफिशिएंट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू केबल्स ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, आपके पास जब हम लॉन्ग डिस्टेंस से आपके पास कहीं से है ना वो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आती हैं, केबल्स वगैरह आपने देखी होंगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है P इजिकल टू आई स्क्वायर आर, जो पावर डेसिपेशन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें क्या है आई स्क्वायर आर है। देखिए करंट जितना हमारा ज़्यादा है और रेजिस्टेंस, देखिए अगर करंट हम लोग ज़्यादा कर देंगे ना बहुत ज़्यादा, तो मतलब कि लॉस जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा करंट मतलब कि उससे फिर क्या होगा, अगर हम करंट को ज़्यादा रखेंगे ना तो उससे ये होगा हमारे पास कि हमें जो वायर वगैरह होगी वो भी अच्छी यूज़ करनी पड़ेगी, उसके मतलब कि वायर को थोड़ी मतलब कि मोटी बनानी पड़ेगी, तो उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो उसके बाद आप इस फॉर्मूले में है रेजिस्टेंस। अच्छा रेजिस्टेंस आपने पढ़ा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन रॉ एल ओवर ए, एल मतलब कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लेंथ की, जितनी ज़्यादा लेंथ बढ़ाएंगे वायर की और लॉन्ग डिस्टेंस है तो उसमें तो लेंथ तो बढ़ेगी ना, तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी मतलब कि वोल्टेज भी कम होगा, वोल्टेज ड्रॉप हमें मिलेगा। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि वोल्टेज जो है आपके पास मस्ट भी हाई होता है सॉरी, तो आपके पास क्या होगा ऑप्शन बी में जो करंट हो वो उसको हम लो रखेंगे और वोल्टेज को हमने हाई रखना है। हाई वोल्टेज से क्या होगा, जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा ना तो उसको मतलब कि वो बैलेंस कर देगा, उसको ओवरकम करके बैलेंस करके आगे चलता रहेगा। लेकिन अगर करंट को हाई रख दिया ना तो उसके लिए वायर हमें अच्छा चाहिए, अच्छी वायर के लिए ज़्यादा खर्चा होता है, तो इसलिए सिंपल सोल्यूशन यही निकला कि हम लोग उसको वोल्टेज को हाई करते हैं, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी दूर से आती है उसमें यही फिनोमेना होता है कि करंट को लो रखा जाता है और वोल्टेज को हाई कर देते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट्स। अच्छा जी यहाँ पे देखिए आपके पास कोई एक बॉडी है जो आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो हमने पढ़ा है जब हमारे पास एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब हमारे पास इक्वल हो जाए तो बॉडी हमारे पास किस से मूव करती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो आपके पास आंसर क्या होगा ऑप्शन डी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एवरी पार्टिकल ऑफ अ रोटेटिंग डिस्क मूव्स विद। अच्छा जी रोटेटिंग डिस्क है उसमें जो कोई भी पार्टिकल है, एवरी पार्टिकल सारे पार्टिकल तो किससे मूव्स करेंगे, वो आपके पास कांस्टेंट आपके पास एंगुलर वेलोसिटी जो होती है ना वो हमारे पास तो एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेंगे, तो ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, अ प्रोटॉन ऑफ चार्ज 1.6 into 10⁻19 कूलम इज मूव थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट, द एनर्जी गेन बाय द प्रोटॉन इज। यहाँ पर हमें क्या निकालनी है, हमें एनर्जी निकालनी है।
आपने फॉर्मूला पढ़ा है वर्क डन आपके पास किसके बराबर होता है, सॉरी वो पोटेंशियल डिफरेंस वर्क ओवर चार्ज। तो हमें क्या निकालना है, हमें आपने पढ़ा है वर्क डन आपके पास एनर्जी के बराबर होता है। तो इसको इधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, वर्क की जगह एनर्जी लिख दूंगा तो क्या होगा V इंटू क्यू। अब देखें वोल्टेज आपको कितना दिया हुआ है, मैं ब्लैक से ही लिख लेता हूँ 20 वोल्ट्स, और चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अब क्या है 1.6 से नहीं करेंगे तो भाई इसको पॉइंट को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा 20 इंटू राइट साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और पावर में क्या हो जाएगा, हम पावर में माइनस का ऐड करते हैं -10, तो -10⁻⁻1 और -10⁻⁻19, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास टोटली कितना हो जाएगा 10⁻20। ठीक है। अब सिंपल आपने देखे मल्टीप्लिकेशन करनी है, मैं सिंपल कहता हूँ, सिंपल कीजिए करें, कोई ट्रिक विक नहीं अप्लाई करें, सिंपल 6 0 0 6 2 12 1 0 0 1 2 आपके पास क्या है 2 0 2 और 320 क्या आ रहा है 320 आ रहा है आपके पास इंटू 10⁻⁻20। हम हमारे आंसर इसमें नहीं दिए हुए तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हमारा यहाँ है, इसको यहाँ पे हम लोग ले जाएंगे तो 32 में है, 32 लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं, मैंने आपको बताया था पावर में क्या होता है प्लस में आती है, तो 10⁻1 और 10⁻20। अब -20 और +1 क्या हो जाएगा आपके पास हो जाएगा 32 इंटू 10⁻90 जूल। ये आपके पास आपका आंसर होगा। यहाँ पे देखिए आपका आंसर क्या है, ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन बी में है 32 इंटू 10⁻, आपके पास क्या है 19 जूल, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटीनोड्स इन स्टैंडिंग वेव इज। यहाँ पे आपके पास क्या बना रहा हूँ, ये देखिए, ये आपके पास मैं एक वेव बना रहा हूँ। ठीक है, अब वेव बना रहा हूँ, अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट इसका क्या है, ये जो आपका पॉइंट ये क्या कहलाते हैं, ये पॉइंट आपके कहलाते हैं नोड, और ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले पॉइंट होते हैं ये आपके पास क्या कहलाते हैं एंटी नोड कहलाते हैं। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तीनों क्या है नोड है, और ये क्या है आपके पास क्या है एंटी नोड है। अब देखिए क्या पूछ रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स, यानी इसका और इसका डिस्टेंस पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो आपके पास पूरा एक डिस्टेंस है, ये कितना है, एक वेव का डिस्टेंस किसके बराबर होता है, लैम्डा के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको पता है। अब देखिए यहाँ से लेकर मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये आधी वेव हो गई, तो ये क्या होगा इसका किसके बराबर होगा, λ/2 डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड, एक ये रहा, तो ये कितना होगा आपके पास λ/2। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा λ/2, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पढ़ते हैं कंडक्टिंग वायर ऑफ रेजिस्टिविटी रॉ इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट, द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट विल बी। देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है R = ρL/A। रॉ क्या है, रेजिस्टिविटी है। देखिए रेजिस्टिविटी आपके पास सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल या फिर टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो चाहे हम वायर को एक हिस्से में काटें, 2 हिस्से में काटें, 3 हिस्से में काटें, 10 हिस्सों में काट दें, उसकी रेजिस्टिविटी पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। हाँ, अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो वो चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, द सेम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इफ द गिवन स्प्रिंग ऑफ अ स्प्रिंग कांस्टेंट के इज कट इनटू 3 आइडेंटिकल सेगमेंट, द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच सेगमेंट इज। आपके पास क्या है, आपके पास एक स्प्रिंग है, देखें ये स्प्रिंग है, और उसको आपने क्या कर दिया 3 पार्ट्स में, उसको आपने आइडेंटिकल 3 पार्ट्स में कट कर दिया। तो वो फोर्स जो है आपके पास एक पार्ट में, जो ईच सेगमेंट में एक पार्ट में, वो आपके पास कितनी होगी, वो आपके पास किसके बराबर होगी 3K के बराबर होगी। अब ऐसा क्यों होगा, देखें जब आपने इस पे आप फोर्स लगाएंगे ना, तो उसकी क्या है लेंथ आपके पास क्या है ज़्यादा है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट भी इसको खींचेंगे ज़्यादा लगेगी। लेकिन इस पे अगर आप जो फोर्स लगाएंगे ना, तो वो 3K के बराबर है, क्योंकि इसका ये जो कांस्टेंट होगा ना स्प्रिंग कांस्टेंट, ये इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसकी डिस्प्लेसमेंट उतनी नहीं होगी जितनी ये दे रहा होगा। तो ये आपने उसको सेगमेंट में कट कर दिया ना, तो उसकी वजह से इसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी है जो बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से अगर आप उस पर इतनी फोर्स लगाएंगे तो आपके पास जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है वो ज़्यादा है, इसकी डिस्प्लेसमेंट जो आपकी कम होगी, क्योंकि उसकी लेंथ कम होगी, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी आपका क्या है बढ़ जाएगा 3K। यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 3K। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, 4 cells of EMF 3 volt are connected in series to form a battery, net EMF of the combination। नेट EMF निकालनी है, 4 cells हैं, उनकी EMF कितनी है 3 वोल्ट की। तो देखिए सीरीज में जब वो EMF कनेक्टेड होंगी तो आप क्या करेंगे प्लस प्लस, जब आपने नेट निकालनी है ना तो सबको आप प्लस कर देंगे, तो क्या होगा 3 + 3 + 3 + 3, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 12 वोल्ट, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट पढ़ते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू, ईजी है, हमने पढ़ा है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम बॉडी का किसके बराबर होता है, नेट फोर्स की। अगर आपके पास एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो वो आपके पास नेट टॉर्क के बराबर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैथमेटिकली एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। देखिए यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या है, एक्सेलरेशन है आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट की, लेकिन उसमें माइनस का साइन आता है, क्यों आता है? देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर मैं बात करूँ, जैसे बिल्कुल इजी एग्जांपल है आपका स्प्रिंग की, अगर आप स्प्रिंग को राइट साइड पे खींच रहे हैं लेकिन वो उसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो उसको लेफ्ट साइड पे खींचेगी, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स जो हमने हुक्स लॉ के मुताबिक पढ़ा है, तो क्या होगा, इस वजह से आपके पास नेगेटिव साइन आता है, तो ये आपके ऑप्शन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं A body is moving in a circle with constant speed with the radius of circle is r and time period t. The centripetal acceleration is given by, कह रहे हैं आपको एक बॉडी है तो उसकी हमें क्या निकालनी है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन निकालनी है, उसमें मूव करिए और आपका सर्कल में मूव करिए, तो सर्कल में आपके पास क्या होगी, आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि सर्कल में है ना। तो चलिए तो देखें, आपने एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, एंगुलर वेलोसिटी में यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v इजिकल टू आर ओमेगा, बिल्कुल आपने पढ़ा है। अब देखिए मैं यहाँ पे ए सी आपके पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन किसके बराबर है, वी स्क्वायर ओवर आर, वी स्क्वायर की जगह मैं आर ओमेगा लिख दूंगा, बिल्कुल लिख दूंगा, आप बोलेंगे आर इज ओमेगा का स्क्वायर ओवर आर, तो ये क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर ओवर आर, एक आर से एक आर कैंसिल, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आर ओमेगा का स्क्वायर। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, सर्कल में मूव हो रही है इन द टाइम टी, मतलब कि टाइम पीरियड के, मतलब कि एक उसने सर्कल पूरा किया होगा टाइम पीरियड टी में, तो हमें टाइम पीरियड वाली फॉर्म लगानी है। देखें अब इसमें अपने ओमेगा स्क्वायर है, अब देखें हमने क्या है, इसी इक्वेशन को हमने टाइम पीरियड फॉर्म में एंगुलर, हमें सेंटीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए ना, तो ये देखिए यहाँ पर इसमें हमने एंगुलर वेलोसिटी जब भी लगाई थी क्योंकि ये सर्कल में मूव कर रही है, तो देखिए टाइम पीरियड के फॉर्म में, तो ए सी आपके पास बराबर होगी, अब ओमेगा लिखा हुआ, ओमेगा किसके बराबर है आपके पास, 2 पाई ओवर टी के, तो यहाँ पे टाइम पीरियड आ रहा है तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे आर स्क्वायर, ओमेगा क्या है 2 पाई ओवर टी का होल स्क्वायर, तो देखें आर इंटू 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर ओवर आपके पास टी, तो ए सी आपके पास किसके बराबर हो गई, आर इंटू, चले आप ऐसे लिख लें 4 पाई का स्क्वायर आर ओवर आपके पास क्या होगा टी का, सॉरी ये टी का स्क्वायर है, तो आपका आंसर क्या होगा 4 पाई स्क्वायर आर ओवर टी का स्क्वायर। यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ए सी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर ओवर टी स्क्वायर। नेक्स्ट बढ़ते हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। अजय जी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की पूछ रहे हैं, देखें आपने टोटल एनर्जी के बारे में पढ़ा है कि कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब काफ़ी लोग ये समझेंगे कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखिए काइनेटिक एनर्जी की बात है, और ये याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी आपके पास पॉजिटिव में होगी, तो यही आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन बी होगा क्योंकि नेगेटिव की वैल्यू नहीं आएगी, ऑप्शन बी में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं लेंज़ेज लॉ इज अ फॉर्म ऑफ द, इजी है, लेंज़ेज लॉ किसके मतलब के अकॉर्डिंग है आपके पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक बिल्कुल है, तो आपके पास आंसर क्या है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पढ़ते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज जीरो व्हेन द एंगल थीटा बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी इज। बस रेट ऑफ डूइंग वर्क जो कि आपके पास पावर होता है, पावर किसके बराबर है, वर्क ओवर टाइम के, और आपके पास वह आगे लिखा है व्हेन द, आपके पास जो प्रोडक्ट है फोर्स एंड वेलोसिटी है, पावर आपके पास ये भी आपको पता है फोर्स और वेलोसिटी के बराबर होता है, बिल्कुल आपने सही है कि ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एफ इंटू वी कॉस थीटा। आप क्या कह रहे हैं, पावर जीरो कब होगी, जब आपके पास कॉस कितने, आपने पढ़ा है कॉस जो है आपके पास 90 किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आपके पास कॉस 90 जो होगा, जब ये जीरो होगा तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर भी क्या होगी आपके, सब जीरो हो जाएगा तो पावर भी आपकी जीरो होगी, तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी जो भी होगा आपका कॉस 90 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ई में 90 डिग्री जब आपका कॉस 90 होगा तो आपके पास रेट ऑफ डूइंग वर्क जीरो के बराबर होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हाफ लाइफ ओवर रेडियो एक्टिव सैंपल इज गिवन बाय। अच्छा जी हाफ लाइफ ओवर रेडियो एक्टिव सैंपल, ये आपने बस जो आपने लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके पढ़ा है और उसके आगे फिर आपने हाफ लाइफ जब उसकी पढ़ी थी तो उसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है टी हाफ इज इक्वल टू आपके पास क्या है 0.693 और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है लैम्डा है। तो लैम्डा क्या है आपके पास डी के कॉन्स्टेंट है, तो आपके पास ये देख लें ऑप्शन ई में टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। नेक्स्ट पढ़ते हैं
Two similar point charges, each of 1 coulomb, placed in free space of 1 meter apart, repel each other with the force of। तो ये समझ देख के ही पता चल रहा है कि आपका कूलम्स लॉ की बात हो रही है। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आपके पास जो है चार्ज, दोनों चार्ज क्या है 1 कूलम के हैं और इनका 1 मीटर का डिस्टेंस है। तो आपके पास सिंपली आपके पास के बराबर आपकी वैल्यू हो जो क्या है कूलम्स कांस्टेंट 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। नेक्स्ट पढ़ते हैं इन न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये आपके पास दिए हुए हैं और द मिसिंग पार्टिकल इज रिएक्शन सही नहीं था तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्या है N14 7 और हीलियम क्या है आपके पास 4 × 2। उसके बाद आपके पास क्या बन रहा है ऑक्सीजन 17 8 और उसके बाद आपके कह रहे हैं ये वाला जो पार्टिकल बनेगा इसका आपने बताना है ये कौन सा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इनका मास का देख लेते हैं। एटॉमिक मास कितना है 14 + 4 18 होता है 17 आ रहा है। तो जो भी पार्टिकल बनेगा उसके एटॉमिक मास में 1 आएगा सही है। और उसके बाद एटॉमिक नंबर 7 + 2 9 आएगा तो 8 यहाँ पे भी उसके एटॉमिक नंबर में भी 1 आएगा। तो 1 × 1 वाला कौन सा है। ऑप्शन ए में है प्रोटॉन तो बिल्कुल सही है। प्रोटॉन में यही आता है 1 × 1 आता है बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में अल्फा पार्टिकल तो हीलियम न्यूक्लाई के बराबर होगा ये भी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन क्या है इलेक्ट्रॉन का मास जो है आपके पास प्रोटॉन से काफ़ी कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को हम नहीं लेंगे। पॉजिट्रॉन भी वही है बस उसका चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है नेगेटिव होता है। तो दोनों सेम चीज़ है ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन ए प्रोटॉन का। यहाँ पे आंसर क्या होगा ऑप्शन ए प्रोटॉन। बाकी अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन न्यूट्रॉन भी नहीं हो गया। न्यूट्रॉन को हम जब लिखते हैं आपने देखा है ना N1 और नीचे 0 लिखते हैं तो ये भी नहीं होगा। तो आपके मिसिंग पार्टिकल क्या है प्रोटॉन। नेक्स्ट पढ़ते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ डायोड टू रिड्यूस डिप्लीशन लेयर। अच्छा जी पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप अप्लाई करें अक्रॉस अ डायोड कि हम रिड्यूस कर दें डिप्लीशन लेयर को तो ये हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग में हम लोग ये करते हैं। तो ऑप्शन बी फॉरवर्ड बाइसिंग का टॉपिक से है ये आपके पास। नेक्स्ट पढ़ते हैं अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन b एट एन एंगल थीटा। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व पाथ इज गिवन बाय। पास एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है m है और उसका चार्ज क्या है q है। इस प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड में आपको ये बता दूं ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो उसके बाद पूछ रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कर्व पाथ। जब वो कर्व पाथ में ट्रैवल करेगा तो उसका आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको बताना है। देखें कोई भी पार्टिकल है उसका मास m है चार्ज q है और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन तो आपने उसका फॉर्मूला पढ़ा है F इज इक्वल टू क्या है QVB साइन थीटा। अब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है कर्व पाथ पे। जब कोई कर्व में घूमेगा किसकी वजह से घूमेगा सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से घूमेगा जाहिर सी बात है। तो F क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स FC कर देंगे तो वो किसके बराबर है mv² r इंटू QVB साइन का थीटा। अब मुझे r चाहिए तो क्या है इसको मैं इधर ले आऊँगा तो मैं क्या लिख दूंगा r इंटू आपके पास क्या आएगा mv² QVB साइन का थीटा। एक v से एक v कैंसिल तो r किसके बराबर हो जाएगा mv/QB आपके पास क्या होगा साइन का थीटा। तो ये आपका आंसर क्या होगा r इज इक्वल टू mv/QB साइन थीटा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी r इज इक्वल टू mv/QB साइन थीटा। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस इज मेजर्ड इन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपके पास क्या है वो हीट रिक्वायर्ड जो कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। किसी भी सब्सटेंस का आपके हीट रिक्वायर्ड हो कि 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस तक वो आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसका फॉर्मूला क्या है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। ये आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो हमें C निकालना है। तो हम क्या करेंगे M और डेल्टा टी को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा C इज इक्वल टू Q के पास क्या हो जाएगा M डेल्टा टी। अब देखें आपके पास Q क्या है आपके पास हीट है जो उसका यूनिट क्या है जूल है। मास का क्या होगा किलोग्राम होगा और टेम्परेचर का क्या होगा आपके पास टेम्परेचर का यूनिट आप लिख लीजिए जो आपके पास क्या है केल्विन है ठीक है। तो आपके पास इस तरह से नहीं दिया हुआ तो उसको ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा आपका जूल इनटू किलोग्राम का इन्वर्स हो जाएगा और केल्विन का इन्वर्स। तो ये आपका आंसर होगा। तो आपका यहाँ पे देख लें जूल इंटू किलोग्राम का इन्वर्स इंटू केल्विन का इन्वर्स ऑप्शन सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड एज। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको क्या कहता है डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। लेकिन इसमें नहीं लिखा हुआ वो रीअरेंज करके लिखा है। ऑप्शन ई में देखिए क्या लिखा हुआ है आपके पास डेल्टा U लिखा है तो डेल्टा W को उधर ले जाइए। डेल्टा U क्या होगा आपके पास
डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, तो यही आपका आंसर है। बस इसी को उन्होंने रीअरेंज करके कर दिया, आगे पीछे वैल्यूज कर दी, तो ऐसे लिखा है। आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन ई। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम 0 to 720 जूल इनटू सेकंड इन 4 सेकंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। अच्छा जी, एंगुलर मोमेंटम आपने पढ़ा है, वो आपने टॉर्क आपने निकाला है। टॉर्क किसके बराबर है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है आपके पास? 720 से 0 है, तो 720 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4, तो क्या होगा? 4 आपके पास, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 180 न्यूटन इंटू मीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड, दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? सुपरसोनिक कहलाएगा, ऑप्शन बी। लास्ट पढ़ते हैं, इफ अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER इज इक्वल टू 2 इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, द पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ चार्ज टू 20 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, इट्स कैपेसिटेंस विल। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी जो कैपेसिटेंस की जो अपना फॉर्मूला है वो क्या है? ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर देखें, डी क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। ये क्या है? एरिया ऑफ ओवरलैप। अच्छा जी, वहाँ पे आपको ई की जो वैल्यू दी है वो आपको क्या दी है? 2 दी है। जब आपने ई को 2 टाइम्स कर दिया तो कैपेसिटेंस भी 2 टाइम्स हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो क्या होगा? बी डबल। अब देखिए डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, आपके पास दो प्लेट्स के दरमियान का, ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इनके दरमियान का डिस्टेंस, ये आपके पास क्या कहलाता है? डिस्टेंस। ए क्या है? एरिया ऑफ ओवरलैप। एरिया ऑफ ओवरलैप क्या है? ये देखिए, ये आपके पास जो प्लेट्स हैं, एरिया और ओवरलैप नजर दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ ओवरलैप अच्छा है, तो ज़्यादा है, तो मतलब कि कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगी। अगर मैं ऐसे बात करूँ, दो प्लेट्स ऐसे रखी हुई हैं, मतलब इतनी ले लें, तो सिर्फ इतना एरिया ऑफ ओवरलैप, सिर्फ इतना 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 आ रहा है। मैं ब्लू से बना देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। इतना सिर्फ एरिया और ओवरलैप सिर्फ इतना आ रहा है, तो ये एरिया और ओवरलैप यहाँ पे कम आ रहा है, तो उसकी वजह से कैपेसिटेंस भी कम होगी। वैसे बात हमें यहाँ पे ई की बात की है, डायलैक्ट्रिक जो है उसको 2 टाइम्स कर दिया तो कैपेसिटेंस भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।